एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग थीनी बुक। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक सुनील नाम के आदमी को, जिसने न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज सर्वर को हैक करके 25,000 करोड़ रुपए चुरा लेता है, लेकिन जल्द ही उससे पकड़ लिया जाता है। फिर हमें वाल्वम नाम का एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो समुद्र के बीच अपनी बोट में गन्स और 200 टन RDX लोड करता है, जिनमें कुछ बंदूकें असली और कुछ नकली होते हैं। बाद में वो सारा माल राधा नाम के एक आदमी को बेच देता है। इसी बीच ACP रामचंद्र राधा के पास जाता है, जहाँ वे सभी लोग एक बैंक को लूटने का प्लान बनाते हैं। पेशे से रामचंद्र पुलिस वाला है, मगर उसके मन में भी चोर आ गया और उसने बैंक में चोरी करने के लिए इन चोरों का साथ लिया। जहां पर रामचंद्र बताता है कि इस बैंक की कैपेसिटी 1,000 करोड़ रुपए रखने की है, लेकिन इसमें इलीगल तरीके से 1,500 करोड़ रुपए रखे हैं। तो अगर हम एक्स्ट्रा 500 करोड़ चुरा लें तो ना ही पुलिस में कोई चार्जशीट फाइल होगी और ना ही हम पे कोई इल्जाम लगेंगे। जहां पे सीन शिफ्ट होता है योर बैंक में, जहां रोज की तरह लोग अपने पैसे निकाल रहे थे और कुछ लोग पैसे जमा कर रहे थे। तभी राधा की गैंग वहां पहुंच जाती है और बैंक में गोलीबारी करके दरवाजों पर बम लगा देती है और सभी को बंदी बना लेते हैं। ये सभी चोर मिलकर लोगों को डराते हैं, लेकिन वहाँ एक ऐसा बंदा होता है जो उन चोरों की बात नहीं मान रहा था। उल्टा उन चोरों पर गोलियां चलाने लगता है और सभी चोरों को मारकर ढेर कर देता है। इसी बीच बैंक के लोग तालियां बजाने लगते हैं। उन्हें तो ये लग रहा था ये शख्स पुलिस डिपार्टमेंट से है जिसने हमारी जान बचाई, लेकिन वहाँ तो पासा ही पलट जाता है, क्योंकि वो शख्स जिसका नाम है डार्क डेविल, वो इन्हें कहता है कि अब तक बैंक लूटने की प्लानिंग तुम्हारी थी, लेकिन इस बैंक को अब मैं लूटूंगा। तुम्हें क्या लगता है इस बैंक में कितने पैसे होंगे? तो यहाँ पे राधा बताता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि करीब 1,000 करोड़ रुपए रखने की जगह थी, लेकिन 1,500 करोड़ रुपए यहाँ पड़े हैं, तो 500 करोड़ हम चुराएंगे। लेकिन डार्क डेविल का कहना था कि यहाँ 5,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, अगर मेरा साथ दोगे तो सारे पैसे आधे आधे बांट लिए जाएंगे। मतलब कहानी में 2 चोर शामिल थे, पहला रामचंद्र और राधा की गैंग और दूसरा डार्क डेविल। इस दौरान डार्क डेविल पास ही के कॉफी शॉप पर कॉल करता है। वो कॉल पुलिस कांस्टेबल एंथोनी रिसीव करता है। डार्क डेविल की नजर बैंक के बाहर मौजूद हर एक्टिविटी पर थी, क्योंकि बाहर एक वैन में बैठी कनमेनी उसकी हेल्प कर रही थी। उसने बैंक के आसपास के सभी कैमरे को हैक कर ली थी। वहीं रामचंद्र और राधा की टीम दोबारा डार्क डेविल पर हमला करके पैसा खुद लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन डार्क डेविल उल्टा उन्हीं पर हमला करके जान से मारने की धमकी देता है और राधा की टीम को बताता है कि अगर तुम मुझे मारकर पैसे लेकर बाहर भी निकल जाओगे तो ACP रामचंद्र तुम्हें जान से मार देगा। ये सुनो उसकी रिकॉर्डिंग। ये सुनकर राधा की गैंग को रामचंद्र पर गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद राधा की टीम डार्क डेविल के साथ चोरी करने को तैयार थे। वहीं कुछ ही देर में बैंक के बाहर पुलिस और कमांडो वाले आ जाते हैं, क्योंकि बैंक में मौजूद सभी लोगों की जान बचानी थी और बैंक के बाहर स्नाइपर भी तैनात हो जाते हैं। ACP के कहने पर एंथनी डार्क डेविल को कॉल करता है ताकि वो स्नाइपर के रेंज में आ जाए और वो वहीं पे मारा जाए। तभी वैन में बैठी कनमनी डार्क डेविल को स्नाइपर अलर्ट भेजती है, जहां हम देख पाते हैं कि उनके हमले से पहले डार्क डेविल पुलिस की गाड़ियों में पहले से ही बम लगा रखा था। वो उन गाड़ियों को ब्लास्ट कर देता है। वही राधा आकर डार्क डेविल से पूछता है कि आखिर वो 5,000 करोड़ हमें मिलेंगे कहाँ, जिस पर डार्क डेविल कहता है कि इस बैंक में वो चीज ढूंढो जो यहाँ नहीं होनी चाहिए। काफी देर खोजने के बाद इन्हें एक एक्स्ट्रा फायर एक्सटेंशन मिलता है, जिसे खोल कर देखने पर इन्हें पता चलता है कि उस फायर एक्सटेंशन में बहुत ही बड़ा एक बम है। बैंक में एक बड़े बम का क्या काम हो सकता है? यानी हमारे अलावा एक और टीम है जिसने इस बम को यहाँ रखा होगा, लेकिन वो तीसरी टीम कौन होगा जो हमारे अलावा यहाँ मौजूद है? तब जाकर हमें पता चलता है कि वो तीसरी टीम खुद इस बैंक के चेयरमैन क्रिस के लिए काम कर रही थी। खैर ये बात तो डार्क डेविल को पता थी कि यहाँ पर चोरी का पहला प्लान ACP रामचंद्र ने बनाया था, इसीलिए रामचंद्र को पुलिस के सामने एक्सपोज करना जरूरी था। वहीं रामचंद्र जिसने बैंक लूटने का प्लान बनाया था, उसे लग रहा था मेरे भेजे हुए टीम के अलावे भी अंदर कोई एक और टीम है जिन्होंने मुझसे पहले 500 करोड़ रुपए चुरा लेंगे तो हमारे हाथ खाली आएंगे। इसीलिए पुलिस और अपने कुछ गुंडों को भेजवाकर उस वैन में बैठी कनमनी को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा चालाक थी और उसके पास फाइटिंग स्किल थी, जिससे उन गुंडों को मारकर ढेर कर दी। यहाँ डार्क डेविल ACP के हेड कमिश्नर दयालम को यह बताता है कि इस बैंक की चोरी का मास्टरमाइंड और कोई नहीं तुम्हारे डिपार्टमेंट का ACP रामचंद्रन है।
हैं, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि तुम इस चोरी का प्लान कैसे बनाया। यहाँ पर रामचंद्रन बताता है कि इस बैंक का चोरी करने का प्लान इस बैंक के ऑनर क्रिस के सेक्रेटरी सैम ने दिया था, इसीलिए इस बैंक के चोरी के लिए एक अच्छे टीम की तैयारी कर रहा था, जहाँ पर डार्क डेविल नाम के एक टीम का पता चला। लेकिन जब मैंने ये प्लान उन्हें बताया तो उन्होंने काम करने से मना कर दिया, जिसके बाद हमने राधा की टीम से कांटेक्ट किया और इस वक्त जो बैंक में मौजूद है वो राधा की टीम नहीं बल्कि डार्क डेविल की टीम है। अगर आप चाहे तो मेरी टीम को हटवाकर डार्क डेविल की टीम को बम से उड़ा सकते हैं, बस मुझे ऑर्डर दीजिए। जब डार्क डेविल के बारे में पुलिस इंफॉर्मेशन निकालती है तो पता चलता है कि डार्क डेविल की टीम तो 2 महीने पहले ही खत्म हो चुकी थी, यानी कि उनके सभी मेंबर को जान से मार दिया गया था। इसका मतलब रामचंद्रन झूठ बोल रहा है। इसके बाद उसे पुलिस द्वारा खूब पीटा जाता है, लेकिन इतने में वो बोलता है कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि दरवाजे पे लगे बम नकली हैं। जब वो दरवाजों के बम को हटाने जाता है तो वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि राधे के द्वारा दरवाजे पे लगाए जाने वाले बम से पहले डार्क डेविल ने उन दरवाजों पर असली बम लगा दिए थे। वहीं बैंक में वो तीसरी टीम जो बैंक के ऑनर खुद क्रिस ने हायर किया था किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए, वो आकर राधा की टीम को खत्म करने की कोशिश करते हैं और डार्क डेविल को एक कुर्सी पर बैठाकर उसे बांध देते हैं। और यहाँ पे पूरी कहानी का प्लॉट रिवील होता है, जहाँ पर ये पता चलता है कि इस बैंक में सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 25,000 करोड़ थे। उन पैसों के सिक्योरिटी के लिए क्रिस ने अपने स्किल्ड फाइटर को भिजवा रखा था। वहीं उस बैंक के ऑनर क्रिस डार्क डेविल को मारने उस बैंक में खुद आया, लेकिन क्रिस को बैंक में बुलाना डार्क डेविल की चाल थी। यहाँ डार्क डेविल उसे बताता है कि मुझे पहले से ही पता था कि इस बैंक में करीब 25,000 करोड़ है। पहले मैं अपने टीम के साथ बड़ी बड़ी चोरियां करता था, वो काम करता था जो किसी और के बस के बात नहीं थी। लेकिन जिस दिन रामचंद्रन मेरे पास आया उसने मुझे ये प्लान बताया तो मैंने उसे मना कर दिया कि मैं इस बैंक में चोरी नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हारे लोगों को मुझ पर शक था कि कहीं ये प्लान जानने के बाद मेरी टीम तुम्हारी बैंक में चोरी न कर ले, इसीलिए तुमने हम सबको खत्म करने की कोशिश की। मेरे सभी मेंबर को मार दिया, लेकिन किस्मत से मैं और कलमिनी निकल गए। हमारा कई हफ्तों से एक गांव में इलाज चला। उसके बाद हमने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें सड़क पर ला दूंगा। और बात रही मुझे जान से मारने की, तो मैंने खुद की सेफ्टी ऑलरेडी कर ली है, जहाँ हम सैम को एक डिक्की में बंधा पाते हैं जिस पर बम लगा था। अब वो सारी पोल खोल देता है क्रिस की और उसी के साथ उसके 25,000 करोड़ रुपए की प्लान की। तो क्रिस बोलता है कि भाई तू चाहता क्या है बता दे, मैं तुझे दे दूंगा, कम से कम मेरे प्लान को खराब तो मत कर। जहाँ पर डार्क डेविल एक स्टोरी सुनाता है। ये कहानी है 3 साल पहले की। योर बैंक जब नया नया शुरू हुआ था तो वहाँ पर एम्प्लॉय को ये सिखाया जाता था कि आम जनता को पागल बनाकर उन्हें क्रेडिट कार्ड बेचो, बैंक में जितना ज्यादा हो सके पैसा जमा करवाओ, अपने टारगेट को पूरा करो। लेकिन उनमें से एक एम्प्लॉय जो दिल का सच्चा था, वो नहीं चाहता था कि लोगों के पैसे डूब जाएं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लोगों से पैसे इन्वेस्ट करवाकर कुछ ही सालों में उनके पैसे डबल करवाने की ये बैंक उन्हें वादा तो करती थी, लेकिन शेयर मार्केट में उनके पैसे डूब जाएं तो उन लोगों को प्रॉफिट देने की तो दूर की बात है, खुद के पैसे भी पूरे नहीं मिलते थे। ये तो रही म्यूचुअल फंड की फ्रॉड की बात। अगर कोई गरीब आदमी उस बैंक में 1,000 रुपए भी डालता है तो उनके मंथली एसएमएस के 50 रुपए कटते थे, और अगर 1,000 में से 50 रुपए कटते हैं तो 950 रुपए बचते थे। और बैंक की ये पॉलिसी थी कि उसमें 1,000 के लिमिट में पैसा कम नहीं होना चाहिए, 1,000 से ज्यादा ही रहना चाहिए अकाउंट में। अगर कम हुआ तो 500 रुपए हर महीने कटेंगे। इसका मतलब अगर कोई गरीब आदमी अपने अकाउंट में 1,000 रुपया डालता है तो 50 रुपया मंथली एसएमएस चार्ज काट लिया जाएगा। फिर बैंक के पॉलिसी के अनुसार आपके अकाउंट में 1,000 रुपए होने चाहिए, अगर नहीं है तो महीने के 500 रुपए कटते जाएंगे। अगर अकाउंट माइनस में चला गया तो उल्टा उस आदमी को ही बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। इन सभी फ्रॉड के कारण उस एम्प्लॉय ने इस बैंक का भांडा फोड़ने के लिए हर उस कस्टमर को मेल कर दिया जिससे उसने पैसे लिए थे म्यूचुअल फंड्स के नाम पर। जिस दिन इस बैंक का मालिक क्रिस जब बैंक पहुंचा तो सभी लोग अपने पैसे लेने के लिए उस बैंक पहुंच गए और अपने पैसे मांगने लगे। लेकिन क्रिस बहुत बड़ा आदमी था, वो अपने पैसों से पुलिस को भी खरीद रखा था, जिससे वो पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करवा देता है और गरीब लोगों को उनका पैसा नहीं मिला। इसी के साथ साथ क्रिस ने उस एम्प्लॉय को बिल्डिंग से नीचे फेंककर मार दिया, क्योंकि वो एम्प्लॉय ने सभी लोगों को ये बता दिया था कि क्रिस किस दिन बैंक आएगा। जहाँ पे सीन शिफ्ट होता है बैंक में। बैंक ऑनर के सारे कारनामे को दिखाने के लिए डार्क डेविल ने पुलिस कमिश्नर को कॉल करके
एक मीडिया रिपोर्टर को बुलवाता है जो कि इस सारी न्यूज को आम लोगों को लाइव दिखा सके। खैर यहाँ पे क्रिस का कहना था कि वो तो सिर्फ एक बैंक ओनर है और उसके बैंक में जितने भी पैसे जमा होते हैं वो उन्हें स्टॉक मार्केट में लगा देता है। अगर पकड़ना ही है तो उस शेयर मार्केट वाले कंपनी को पकड़ो। फिर उसे पकड़ कर लाया जाता है तो वो बताता है कि वो पैसा बड़े बड़े इन्वेस्टर के कंपनी में लगा दिया, किसी वजह से उसका भी लॉस हो गया, तो मुझे क्यों पकड़े हो, उस इन्वेस्टर को पकड़ो। फिर डार्क डेविल ने उस इन्वेस्टर को बुलवाया। उसके बाद उन तीनों को डंडे से पीटा जाता है और पूछा जाता है कि आखिर वो 25,000 करोड़ रुपए आखिर है कहाँ। जब क्रिस से पूछा जाता है तो बोलता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। स्टॉक वाले से पूछा जाता है तो बोलता है इन्वेस्टर की कंपनी में लगा दिए गए और कंपनी वालों से पूछा जाता है तो क्रिस का नाम लेते हैं।